नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोशिका की ही बात करेंगे। पिछली जो क्लास थी या जो आपको लेसन उपलब्ध करवाया गया था वो कोशिका का ही था, जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली की इनकी चर्चा हमने की थी। उसके आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आगे की बात है कोशिका की। तो आप चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी पूरी तरह से सॉलिड तरीके से तैयार रहें उसके लिए। चलिए हम बात शुरू करते हैं कोशिका यानी सेल। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का विस्तृत विवरण हम कर चुके हैं पहले। अब देखिए हम कोशिका के जो दूसरे अंगक है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखिए, ये एक कोशिका बनाई है, इसमें कुछ अंगक होंगे, जैसे इस तरह की संरचनाएं होंगी कुछ, और ये होंगे इस तरह से। बहुत सारी संरचनाएं इस तरह से होंगी इसमें। देखिए कोशिका झिल्ली होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये तारक काय है, लाइसोसोम है। इसमें अंतर समझना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। ये है राइबोसोम, ये है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये कुछ अंगक थे जिनको इसमें बना दिया। अब देखना, इसके अलावा ये तो जो बनी है अभी, ये है पादप कोशिका, ध्यान रखना, जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका में ये अंगक आपको साफ नजर आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा जो होंगे देखना क्या क्या होंगे। इसके ऊपर एक भित्ति होगी जिसे कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पादपों में होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो क्या होगा, इसके अलावा होंगे इस तरह के हरित लवक या लवक, हरित लवक, कई तरह के होते हैं लवक भी, ध्यान रखना, ये होंगे इसमें। इसके अलावा होंगी रिक्तिकाएं, ये इसमें एक्स्ट्रा होंगे, देखना। हरित लवक पादपों में ही होगा, कोशिका भित्ति पादपों में ही होगी, रिक्तिकाएं पादपों में ही होंगी, और बाकी ये चीजें जो अलग कलर से दिख रही हैं आपको, ये जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में दोनों में होती हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तारक काय ये सिर्फ जंतुओं में होगा, ये सिर्फ जंतुओं में होगा। बाकी चीजें देखो कॉमन है। ये कोशिका झिल्ली दोनों में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, लाइसोसोम दोनों में होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों में होगी। तो अंतर यहां देख लो क्या अंतर है इसमें। एक तो है पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। क्या क्या अंतर है देखो। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। ओके। हरित लवक यहां होते हैं, यहां नहीं होते हैं। रिक्तिकाएं जिसमें खाद्य संग्रह संचित होता है, यहां होती हैं, यहां नहीं होती हैं। अब एक चीज देखो, तारक काय जो होता है यहां एब्सेंट होता है, यहां प्रेजेंट होता है, यहां मिलेगा तारक काय। ये तारक तंतु इससे बनते हैं कोशिका विभाजन के समय जंतुओं में। इसमें कोशिका विभाजन जब होता है पादपों में तो यहाँ प्रोटीन्स के बनेंगे तारक तंतु, ये ध्यान रखना। और यहाँ देखिए अब जो भोजन संचय होता है, भोजन का संचय यहाँ स्टार्च के रूप में होता है और यहाँ होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पे कोशिका का जो विभाजन होगा वो पट्टिका के रूप में होगा, इस तरह से पट्टी बनेगी, और यहाँ जो विभाजन होगा इस तरह से खांच के रूप में होगा, अंदर खांच बन जाएगी, धस जाएगी। वो विभाजन के समय हम बात
कर लेंगे। तो ये मुख्य अंतर होता है कोशिका जो पादपों की होती है और जंतुओं की होती है, उसमें मुख्य अंतर हो गया ये। तो ये ध्यान रखें आप इस चीज का। अब हम कोशिकांगों की बात करेंगे, कौन से कोशिकांग हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए देखिए, अब मुख्य कोशिकांग जो हैं कोशिका के, उनकी बात करते हैं हम। कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोशिकांगों की बात करेंगे देखना हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कौन कौन से की बात करनी है हमें। तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होगा उसकी बात करेंगे हम। तारक काय की बात करेंगे हम। इसके अलावा केंद्रक, केंद्रक की बात करेंगे, और केंद्रक के अंदर होंगे केंद्रिक और क्रोमेटिन तंतु, इनकी बात हम करने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं पहला हरित लवक। हरित लवक, वैसे तो हरित लवक को पढ़ने से पहले हमें लवक जान लेने चाहिए, लवक क्या होते हैं। प्लास्टिड, सिर्फ पौधों में मिलने वाले कोशिकांग हैं। लवक हीकल ने खोजा था इनको, हीकल इसके खोज करता है लवकों के। ये लवक पौधों में 3 तरह के हो सकते हैं, अवर्णीय हो सकते हैं, वर्णीय हो सकते हैं, और हरित लवक हो सकते हैं। हरित लवक हो सकते हैं। देखो, अवर्णीय लवक वे लवक होते हैं जो कि रंगीन नहीं होते हैं, रंग नहीं होता है इनके अंदर, कोई भी रंग नहीं होगा, और ये खाद्य संचय वगैरह का काम कर रहे होंगे। ये काम करेंगे खाद्य संचय का। कैसे करेंगे देखो, इस तरह के होते हैं ये। एक तो होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक होते हैं इलियोप्लास्ट, एक होते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट ये होते हैं। देखो, एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो करते हैं स्टार्च का संग्रह, स्टार्च का संग्रह करते हैं एमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो करते हैं तेल का संग्रह करते हैं। किसमें करेंगे, मूंगफली में, सरसों में, इनमें तेल का संग्रह करेंगे। ये प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं, और ये लवक पाए जाते हैं बीज पत्रों में। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रोटीनोप्लास्ट जो अवर्णीय लवक होते हैं वो किस में मिलेंगे, बीज पत्रों में मिलेंगे। ऐसे प्रश्न वास्तव में आपकी जो मेरिट होती है उसे बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। सामान्य प्रश्न सभी करते हैं, लेकिन थोड़े से अलग हटके प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आप उस मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। आपको इसीलिए चुनेगा, कोई संस्था चुनेगी, कोई भी संस्था आपको इसीलिए चुनेगी कि आप अलग हैं, कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा, इसीलिए चुनेगी, नहीं तो आपको क्यों चुनेगी वो। वर्णीय लवक, वर्णीय लवक का मतलब होता है रंगीन। वर्णीय लवक होते हैं रंगीन। तो रंगीन कौन से हो सकते हैं, देखो, कैरोटीन होते हैं और जेंथोफिल होते हैं। कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। कैरोटीन ध्यान रखना लाल नारंगी रंग के होते हैं, और जेंथोफिल होते हैं पीले रंग के। फलों में जो रंग होता है, अलग अलग कलर के जो फल बन जाते हैं कई बार, तो वो इन कैरोटीन और जेंथोफिल वर्णीय लवकों की वजह से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कई बार एक पूछ लिया जाता है कि टमाटर में कौन सा होता है, तो टमाटर में कैरोटीन होता है, लेकिन उसका नाम होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन होता है उसमें। ऐसे ही चुकंदर में पूछ लिया जाता है, चुकंदर में कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बीटाडीन होता है इसमें, चुकंदर में। ओके, तो ये वर्णीय लवक तक होगी बात। अब हरित लवक की बात करेंगे हम। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट,
सिम्फर ने इसका विस्तृत विवरण दिया था, सिम्फर। और हिकल ही इसके खोजकर्ता थे, हरितलवक के। हिकल ने खोजा था, सिम्फर ने इसका विस्तृत विवरण दिया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। यहां क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होगा, ध्यान रखना। इस क्लोरोफिल में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो होती है मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु होती है इसमें, क्लोरोफिल में। तो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इस तरह की संरचना होती है इनकी, हरितलवकों की। देखना, छोटी छोटी इस तरह की इकाइयां होती हैं। ये छोटी सी इकाई जो है ये है ग्रेना, और ग्रेना एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जमा हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड कहते हैं। तो ये थाइलेकोइड्स हैं, और इनके अंदर एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन कणों को कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम, और ध्यान रखना ये क्वांटासोम ही प्रकाश संश्लेषण इकाई है, यहाँ जहां पर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वांटासोम्स में ही होती है संपन्न ये वाली अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, हरितलवक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में क्या बनेगा? भोजन बनेगा पौधों के लिए, और भोजन बनेगा तो इसे क्या कहेंगे? कोशिका का रसोई घर कहेंगे इसे। कोशिका का रसोई घर। खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में। तो कोशिका का रसोई घर इस हरितलवक को ही कहा जाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, हरितलवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का डीएनए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किसमें स्वयं का डीएनए होता है, और डीएनए होगा तो ध्यान रखना स्वयं की प्रतिकृति बना भी सकता है ये, यानी खुद के जैसे अंगक बनाने की क्षमता रखेगा ये हरितलवक। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें भी ये डीएनए होता है, और वो भी ऐसी क्षमताएं रखता है। तो कोशिका के अंदर दो ही कोशिकांग है, एक तो हरितलवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो खुद का डीएनए रखते हैं, और ये अर्ध स्वायत्तशासी अंगक कहलाते हैं। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, उसमें फिर देखेंगे कैसे अर्ध स्वायत्तशासी क्यों कहेंगे इसको हम। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका कहते हैं। ध्यान देना, कोलिकर ने खोजा। सबसे पहले कोलिकर ने देखा था इसको, खोजकर्ता नहीं माने जाते हैं कोलिकर इसके, वैसे देखा सबसे पहले इन्होंने था, कोलिकर ने ही देखा था इसको सबसे पहले, और निम्फिया के पौधे में इसको देख लिया था। अब अल्टमान महोदय आए और इन्होंने इसका वर्णन किया और इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट नाम दिया, और ये ही माने जाते हैं इसके खोजकर्ता। अल्टमान को माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता। एक व्यक्ति और आए, बेंडा, और बेंडा ने इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था इसको। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका दिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका दिया था इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखो कैसी होती है। फास्ट तो नहीं है ना कोई, ऐसे स्लो कर सकते हैं, या फिर स्लो चल रहा हो तो फास्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। संरचना देखिए, ये बाहरी झिल्ली होती है और डबल झिल्ली होती है। दूसरी जो झिल्ली होती है वो इस तरह से अंदर अंगुली जैसे प्रवर्ध बना देती है। अंगुली जैसे ये प्रवर्ध बने हुए हैं, और इन पर इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाने वाले कुछ कण लगे होते हैं। ये जो अंगुली समान प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन्हें कहते हैं कृष्टि। और इस कृष्टि पर जो ये कण लगे होते हैं, इन्हें F1 ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंगुली समान जो प्रवर्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृष्टि, और उन पर जो कण लगे होते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये ऑक्सीसोम ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया होती है,
श्वसन की क्रिया यहीं पे संपन्न होती है। और श्वसन की क्रिया जब संपन्न होगी तो क्या होगा, जब श्वास हम तेजी से लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में जब ऊर्जा मिलेगी तो ये ऊर्जा देने वाले अंग हैं, और ऊर्जा देने वाले अंगों को क्या कहेंगे, कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका को ऊर्जा कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा घर होगा ये। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आप ध्यान देना, यदि आप कहीं दौड़ लगाने जाते हो और दौड़ लगाते समय आपकी सांसें फूल जाती हैं तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप जब दौड़ लगाते हैं तो आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता तो है, लेकिन भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तेजी से आपको लेनी पड़ रही है, बार बार तेजी से आप ऑक्सीजन लेंगे तो इस तरह से तेजी से सांस लेनी पड़ेगी आपको। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा घर भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। खोजकर्ता ध्यान रखना, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी कॉय, खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था। पौधों में ध्यान रखना, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वहां बिखरे पड़े रहते हैं, ये बिखरे पड़े होते हैं, इसलिए वहां पर इनको कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पौधों में क्या नाम दिया गया है, डिक्टियोसोम। और इन्हीं को कहा जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया, इन्हीं को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये गोल्जी का जो होते हैं इस तरह से सिस्टर्नीस होती हैं, इस तरह की अशाखित संरचनाएं होती हैं, अंदर नलिकाएं होती हैं अशाखित, जिनके जमा होने से इस तरह से बनते हैं गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी बनते हैं। और असल में ये गोल्जी बॉडी जो होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है श्रावण करना। और श्रावण किसका करते हैं, प्रोटीन का, प्रोटीन को स्रावित करने का काम करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो उन कोशिकाओं में ज्यादा मिलेंगे जिनका काम श्रावण होता है। श्रावण वाली सेल्स में अधिक होंगे, ये श्रावण वाली सेल्स में अधिक होंगे गोल्जी बॉडी। इनका और काम क्या होता है देखिए, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाना, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाना। और इनका एक और काम होता है लाइसोसोम बनाना, लाइसोसोम बनाना। और यहां पर हम लाइसोसोम भी तो भूल गए थे, लाइसोसोम बनाना। तो ये गोल्जी बॉडी काम करता है इस तरह से। गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखनी है आपको, क्या बनाते हैं, लाइसोसोम और एक्रोसोम बनाने का काम करते हैं श्रावण। बाकी चीजें आप डिक्टियोसोम ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप आप सब चीजें पढ़ने से आपको आ जाएगी। एक दो बार आप सीखेंगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती कभी भी। चलिए अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, खोजकर्ता डी ड्यूवे, खोजकर्ता डी ड्यूवे। लाइसो का मतलब होता है टूटना, विज्ञान में लाइसो टूटना होता है, विघटन होता है। और ये एक तरह से टूटते ही हैं या फिर तोड़ देते हैं। ये इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक। ये हाइड्रोलाइटिक यानी हाइड्रो जल के लिए होता है और लाइटिक अपघटन, जब जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जल अपघटनी एंजाइम वाला प्रश्न बहुत बार आरपीएससी ने पूछ लिया है, लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर जो एक तरह से जो भी पदार्थ पहुंचते हैं फेगोसाइट्स फिनोसाइट्स के द्वारा, यानी एंडोसाइटिस साइटोसिस की जो क्रिया होती है और इसके अंदर कुछ पदार्थ पहुंचते हैं तो उनको पचाने का काम कर देता है, ये पचाता है उनको।
एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में बटी होती है। आपने पढ़ा भी है, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था, तो बताया था कैसे ठोस कणों का सीधा भक्षण करना कोशिका द्वारा और कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का भक्षण करना कैसे होता है। तो इनको पचाता है, ये पचाने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है इनको। अब क्या होगा, किसी समय ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोशिका के मेटाबॉलिज्म में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोशिका के उपापचय में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये जो लाइसोसोम महोदय थे अंदर, ये खुद टूट जाएंगे, और ये खुद टूटेंगे तो इनके अंदर से सारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो इस सारे कोशिकांग जो अंदर थे कोशिका के, उन सबको गला देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और जब सारे के नष्ट हो जाएंगे तो कोशिका भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी कोशिका। और कोशिका नष्ट हो गई तो बताओ ये कैसी थैली है, ये अंदर कोशिका के अंदर ये ऐसी थैली है जो कोशिका को भी नष्ट कर सकती है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली का काम करती है। तो ये बात हुई लाइसोसोम की। अब देखिए राइबोसोम। राइबोसोम, एक चीज ध्यान रखना, ये राइबोसोम जो होता है वो बिना झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, और ये झिल्ली वाले बिना झिल्ली वालों की बात पहले वाले वीडियो में पूरी चर्चा कर चुके हैं। कौन से तो डबल झिल्ली वाले हैं, कौन से सिंगल झिल्ली वाले, कौन से बिना झिल्ली वाले, तो वहां देख लेना आप। अब इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। राइबोसोम, राइबोसोम को देखिए सबसे पहले पौधों में तो खोजा था रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने पौधों में खोजा, और जंतुओं में खोजने वाले व्यक्ति थे पैलेड। तो पौधों में खोजने वाले व्यक्ति रॉबिन्सन थे और जंतुओं में खोजने वाले व्यक्ति पैलेड थे। इन्होंने खोज लिया। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण करना। हमने न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया वाले वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें समझा भी रखा है कि ये जो होते हैं टीआरएनए से मिलकर के, और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन निर्माण करेंगे, प्रोटीन निर्माण की भूमिका निभाने वाले होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण होता है खुद का निर्माण, स्वयं का जो निर्माण है वो होता है कहां पर, केंद्रिका में। तो अभी केंद्रिका की बात करेंगे हम। तो ये राइबोसोम होते हैं, रॉबिन्सन पैलेड ने खोजा, प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। जालिका है ये, जाल है ये, देखो कैसे है ये जाल। ये कोशिका झिल्ली है और ये है केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली है और ये है कोशिका झिल्ली। अब क्या करेगी, देखो इस अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण कोशिका झिल्ली से शुरू होता है, कोशिका झिल्ली से बनती है, ध्यान रखना ये, और कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली को बनाती है। कोशिका झिल्ली से तो इसका निर्माण खुद का होता है, और फिर बाद में ये जाकर के जब खुद बन जाती है तो बाद में केंद्रक झिल्ली को बनाने का काम भी करती है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो कार्य भी समझ में आ गया इसका आसानी से। खुद तो केंद्रक कोशिका झिल्ली से बनती है और बनाती किसको, यहां से बनी और इसको बनाएगी। तो ये इस तरह की संरचना होती है, एक तरह का देख सकते हो आप कंकाल नुमा संरचना है, और इसीलिए इसको कोशिका का क्या कहते हैं, का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका को। ईआर का कार्य देखिए, कार्य देखने से पहले आप देखिए ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है दो तरह की होती है, एक तो स्मूथ होती है और एक रफ होती है। एक तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ये तो देखो चिकनी है और ये है खुरदरी। चिकनी पर तो कुछ भी लगा नहीं होता, लेकिन खुरदरी पर ध्यान रखना राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं खुरदरी पर। और ये खुरदरी पर राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम अभी बात की है क्या काम करते हैं,
प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका किसका निर्माण करेगी? डायरेक्टली ध्यान रखो, प्रोटीन का निर्माण करेगी। ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो है चिकनी वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। जब भी कोई ऐसे विषैले पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है कोशिका को, उनके जो प्रभाव है यानी विषैले प्रभाव है उसको खत्म करने का काम करती है, यानी निराविषीकरण करेगी। ये टॉक्सिक जो होते हैं, टॉक्सिक को क्या करने का काम करती है? नष्ट करने का काम करती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखनी है बातें। और इसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी से होता है। वैसे तो खैर इससे होता है निर्माण इसका कोशिका झिल्ली से, लेकिन उसको प्रेरित करने का काम करता है। तो ये स्मूथ, ये हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका का कंकाल। जीवद्रव्य, देखिए डुजार्डिन, जीवद्रव्य को सबसे पहले डुजार्डिन ने देखा था। परकिंजे ने इसे जीवद्रव्य कहा था इसको, परकिंजे ने जीवद्रव्य कहा इसको। और जीवद्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है, वो जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कहने वाले व्यक्ति थे हक्सले। हक्सले ने कहा कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। और कैसे है जीवद्रव्य? देखिए भौतिक आधार, ये जीवद्रव्य जो होता है असल में क्या है? ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को छोड़ दो, इसके अंदर जो कुछ भी है अंदर, सब कुछ, सारा कुछ जीवद्रव्य कहलाएगा। कोशिका झिल्ली को छोड़ने के बाद में बाकी जो बच गया है वो जीवद्रव्य कहलाएगा। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली को छोड़ने के बाद क्या क्या बच गया? एक तो ये द्रव्य बच गया है इसमें, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बच गया। और दूसरा क्या है अंदर? केंद्रक बच गया। अब केंद्रक के अंदर सब चीजें आई जाएंगी अंदर। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस, दोनों को मिलाने के बाद में बनता है जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म बराबर C+N, ये होता है जीवद्रव्य। यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना, एक चीज और बता देता हूं मैं थोड़ा सा। कैरियोप्लाज्मिक सूचकांक, केंद्रक द्रव्य सूचकांक जिसे कहते हैं हम, केंद्रक द्रव्य सूचकांक, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात होता है वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अनुपात को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसका एक सूत्र इस तरह से लिखा जाता है, देखना, केंद्रक का आयतन यानी न्यूक्लियस का आयतन बटा Vc/Vn। और Vc क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सेल, कोशिका का आयतन है। ध्यान रखना, सेल है यहाँ, ये कोशिका का आयतन, ये पूरी कोशिका का आयतन। और कोशिका के आयतन में से केंद्रक का निकाल दो तो बच गया क्या? ये अंदर का बच गया ना, कोशिका द्रव्य बच गया फिर तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या कोशिका द्रव्य सूचकांक कहलाता है। और जब ये कोशिका द्रव्य सूचकांक कम हो जाता है तब कोशिका समसूत्र विभाजन करती है। ये आगे बात करेंगे हम। हाँ, ध्यान रख सकते हो आप, ध्यान रखना चाहो तो, कि जब कोशिका द्रव्य सूचकांक का अनुपात कम होता है तो उस समय क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो ओके, देखिए अभी हम पहुंच गए हैं तारक काय पर। तारक काय खोजकर्ता इसके हैं टी बावेरी। सिर्फ जंतु कोशिका में होगा, सिर्फ जंतु कोशिका में, पौधों में नहीं होगा। और ये तारक काय जो होता है इसमें 2 तारक केंद्र होते हैं।
दो तारक केंद्र होते हैं और जब ये तारक केंद्र कोशिका विभाजन होता है तो दोनों ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो तारक केंद्रों के द्वारा क्या निर्माण होता है तारक तंतुओं का, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि तारक का यानी जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये क्या निर्माण करता है, तारक तंतु बनाता है। किस समय, कोशिका विभाजन के समय बनाता है, ये तारक तंतु का निर्माण करेगा। सॉरी, देखिए ये तारक केंद्र जो होता है, तारक केंद्र के अंदर ऐसे छोटी छोटी ट्यूबुल्स, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा इस तरह से 9 तंतु बने होते हैं। इस तरह के 9 तंतु बनते हैं। ये जितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9, ये 9 तंतु बन जाते हैं इस तरह से और ये तारकाय है कंप्लीट। ये 9 तंतुओं की संरचना बनती है और ये संरचना आपको बिल्कुल ऐसे लग रही होगी जैसे किसी बैलगाड़ी का पहिया हो। बैलगाड़ी के पहिए को अब हम क्या कहेंगे, ये संरचना बैलगाड़ी के पहिया लिखी हुई आ सकती है कि तारक, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना किसकी होती है, तारकाय की होती है, या फिर इसका लिखा आ सकता है कार्ट व्हील, कार्ट व्हील संरचना होती है इस तारकाय की। तो कार्ट व्हील संरचना किस कोशिकांग की होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तारकाय की होती है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण भी यहीं पर इसी के द्वारा किया जाता है। चलिए अब बच गया केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, और केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं। स्टार्सबर्गर ने पहले देख लिया था केंद्रक को, लेकिन खोजकर्ता इसके रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं केंद्रक के खोजकर्ता। ये जो केंद्रक होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, यानी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली होती है इस केंद्रक की। कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं इस केंद्रक को, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। इसी का नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं इसको, न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। नाभिक यानी जो बीच में हो, बीच में जब नाभि होती, नाभि बीच में होती है, तो ये बीच का होता है। ये एक कोशिका में सिर्फ एक केंद्रक होता है, ध्यान रखना। एक सेल में एक केंद्रक होता है सामान्यतया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पौधों में कुछ आवर्त बीजी पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर ये डबल ट्रिपल ज्यादा भी केंद्रक हो सकते हैं, एक कोशिका के अंदर हो सकते हैं। एक कवक की बात हमने अभी एक वीडियो देखा होगा, उसमें भी एक चर्चा की थी बहुकेंद्र की वाली, तो वो उसमें विस्तृति मिल सकती है। तो सामान्यतः तो एक सेल में एक केंद्रक होता है। तो ये है केंद्रक, और केंद्रक कोशिका विभाजन का कार्य भी करता है। कोशिका का क्या करेगा, विभाजन, इसको विभाजन के लिए प्रेरित करेगा, तो कोशिका विभाजन में भी सहयोग करेगा ये केंद्रक। तो केंद्रक क्या है, डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली वाला, उपापचय करता है, उपापचय को नियंत्रण करता है, इसे कोशिका नियंत्रण केंद्र कहते हैं। न्यूक्लियस नाभिक बीच का होता है, इसलिए नाभिक भी कहते हैं। एक सेल में एक ही केंद्रक होता है, एक से ज्यादा नहीं होते हैं, और कोशिका के विभाजन में भी ये सहायक होता है। और केंद्रक के अंदर 2 चीजें और होंगी, केंद्रिका और क्रोमैटिन तंतु, आपके सामने लिखे हुए हैं यहां पर, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं अब। देखो केंद्रिक, न्यूक्लियलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको। न्यूक्लियस तो केंद्रक, न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिक। केंद्रिक छोटी सी संरचना है केंद्रक के अंदर, और ये जो केंद्रिक है इसको खोजने का काम किया था फोंटाना ने। केंद्रिक को खोजा फोंटाना ने, और इसका कार्य जो होता है, ध्यान रखना, राइबोसोम, राइबोसोम का निर्माण करना है, इसका मुख्य कार्य राइबोसोम का निर्माण करेगा ये केंद्रिक। तो ये ध्यान रखना, इसमें छोटी सी बात है, ये पूछा जा सकता है कई बार प्रश्न।
अब आखिरी बात इसकी कर लेते हैं क्रोमेटिन तंतु की। क्रोमेटिन तंतु की बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं? धागे समान संरचनाएं हैं, केंद्रक के अंदर धागे समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। धागे होते हैं ये, और बाद में ये धागे जाकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। बाद में गुणसूत्र बनेंगे इन धागों से। देखो ये धागे जो होते हैं, ये क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन क्यों नाम दिया गया इसको? क्रोमेटिन, क्रोम यानी होता है रंग, तो ये रंग, इनको रंग रंगा जा सकता है, विरंजित किया जा सकता है। जब इनको रंग रंगा जाता है तो ये रंगीन हो जाते हैं, इसलिए इसको क्रोमेटिन कहा गया था, ध्यान रखना। तो अब देखिए जो क्रोमेटिन है वो दो तरह के से रंगे जाते हैं। एक तो गहरे रंगे जाते हैं और एक कुछ हल्के रंगे जा सकते हैं। गहरे रंगे जाते हैं और कुछ रंगे जाते हैं हल्के। देखो गहरे रंगे जाते हैं ये हेटेरो क्रोमेटिन होते हैं, और हल्के रंगे जाने वाले होते हैं यू क्रोमेटिन। ये गहरे रंगे जाते हैं वो आनुवांशिक रूप से सक्रिय नहीं होते, आनुवांशिक सक्रिय नहीं होते हैं, ध्यान रखना, आनुवांशिक सक्रिय नहीं होते हैं। और यू क्रोमेटिन हल्के रंगे जाते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली या आनुवांशिक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्रोमेटिन तंतु होते हैं, और ये क्रोमेटिन तंतु बाद में जाकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, यही गुणसूत्र कहलाते हैं बाद में जाकर के। तो ये कुछ संरचनाएं थी। अब ऐसे संरचनाएं और भी छोटी छोटी होती हैं, जैसे रिक्तिकाएं होती हैं पादपों में। रिक्तिकाएं, ये रिक्तिकाएं असल में खाद्य संचय का काम करती हैं। पौधों में खाद्य संचय रहता है, खाद्य का संग्रह किया जाता है। इसी तरह माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं, माइक्रोट्यूबुल, सूक्ष्म नलिकाएं अभी जैसे हमने तारक के जो तंतु बन रहे थे उनमें देखी कि तारक तंतु जो बनते हैं माइक्रोट्यूबुल्स से ही बनते हैं। तो कुछ सूक्ष्मकाय होते हैं जैसे स्पिरोसोम, स्पराक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम, ये कुछ माइक्रोबॉडीज होती हैं, ये भी लिख लो आप, ध्यान रखना। माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय कौन कौन से हैं? सूक्ष्मकाय कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्मकाय नहीं है। तो सूक्ष्मकाय 3 हैं। देखो स्पिरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम, ये 3 सूक्ष्मकाय होते हैं, माइक्रोबॉडीज होती हैं। इसके अलावा यदि चौथा ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा सूक्ष्मकाय नहीं है, तो आप उसे उत्तर कर सकते हैं। तो 3 स्पिरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम ये होते हैं सूक्ष्मकाय। तो ये आज की हमारी क्लास कोशिकांगों के बारे में थी। अब हम इसके आगे की बात जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय।